नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। प्राइम टाइम में सबसे पहले सुदर्शन न्यूज का पूरा परिवार उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में अपनी जान गंवाई है, और उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं हम जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है। 3:10 ये वो वक्त होता है अमूमन जिस वक्त हम और आप बहुत गहरी नींद में होते हैं। इंदौर और पटना एक्सप्रेस के जो रेल यात्री थी वो भी गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी नींद साबित होने वाली है। 3:10 पर कानपुर के पास पुखराया में इस एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा भीषण हुआ। इस हादसे में 100 लोगों से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 100 से ज्यादा यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं 200 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। तमाम तरीके से राहत बचाव का कार्य जारी है। एनडीआरएफ, लोकल प्रशासन और सेना की मदद से फंसे हुए लोगों को निकालने का काम अभी तक जारी है। प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री तक, साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों ने भी इस पूरे हादसे पर शोक व्यक्त किया है। लेकिन विपक्ष है जिसने एक बार फिर से इस मसले पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंदौर से पटना को जाने वाली इंदौर पटना एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय दिन के 14 बजे चलने को तैयार है। शनिवार को इंदौर जंक्शन पर कुछ ऐसा ही अनाउंसमेंट हुआ जब इंदौर पटना एक्सप्रेस इंदौर जंक्शन से चलने को तैयार हुई होगी। जो भी यात्री इधर उधर टहल रहे होंगे वो दौड़कर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए होंगे, लेकिन उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा ये हो जाएगा। अब तक ट्रेन इंदौर जंक्शन से रवाना हो चुकी थी। देवास, उज्जैन, भोपाल, ललितपुर, झांसी और फिर उरई। इंदौर से उरई पहुंचने में सुबह के 3 बज चुके थे। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर सोए हुए थे और ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी कानपुर देहात के पुखराया पहुंची थी कि एक के बाद एक 14 बोगियां बेपटरी हो गई। S2, S3 और S4 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, और जब तक यात्रियों की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को बोगियों में फंसा पाया। कुछ तो हमेशा के लिए गहरी नींद पर चले गए। देखते ही देखते सैकड़ों परिवारों में मातम छा गया। हादसे में 90 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों यात्री घायल हो गए और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। वहाँ पर अब उस ट्रेन से जुड़े हुए कोई मुसाफिर साइट पे नहीं है। या तो वो अस्पताल में जो घायल थे एडमिट हो गए हैं, उनके देखरेख में जो मुसाफिर लोग जाना चाहते थे वो भी उनके साथ अटेंडेंट ग्रुप में गए हैं, और कुछ लोगों की डेथ हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें 97 डेथ को हमने वेरीफाई किया है और 91 घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी मुसाफिर थे, कुछ लोग बसेस से निकल गए अपनी व्यवस्था करके, कुछ को स्थानीय प्रशासन ने मदद करके डिस्पैच किया, एंड कुछ लोग को हमारी स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हम उनको लाए के कानपुर लाके और आगे रवाना किया है। तो इस तरह से साइट में उस तरह से स्थिति नियंत्रण में है और सब लोग अपने अपने निकल गए हैं। इस रेल हादसे ने एक बार फिर से विपक्ष को हाय तौबा मचाने का मौका दे दिया। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, मेरी प्रार्थनाएं घायलों के साथ है। इस मामले पर रेल मंत्री व्यक्तिगत नजर रखे हुए। वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मामले की जांच करवा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। रेल मंत्रालय की तरफ से मृतकों के परिजनों को 3.5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी, यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हादसा बड़ा है और इस हादसे में जो लोग पीड़ित हैं उनका क्या कुछ कहना है, आइए ये सुनते हैं। 3 बज के कुछ 5 मिनट थे। हाँ, तो गाड़ी पहले तो रुकी थी, रुकने के बाद एक फिर स्पीड से भगी थी। हाँ, स्पीड से भगने के बाद सो रहे थे हम, क्या मालूम किस तरह की आवाज़ खड़खड़ा, तो नीचे फिर एक्सीडेंट एकदम जैसा घाटी में नीचे गिर गए थे।
तो एकदम एक्सीडेंट जैसी हवाई, मतलब 3 परिवार के शांत हो चुके हैं, 3 लोग मर चुके, 3 लोग शांत हो चुके हैं और काफ़ी हमारे डिब्बे से बहुत काफ़ी 20-25 लोग मरे हुए हैं। एक बच्ची थी गुड़िया 2 साल की, बहुत रास्ते भर मस्ती करती आ रही, उज्जैन से बैठे थे वो लोग, और अब इस समय 2 हो गए हैं, उसमें से 2 हो गए हैं, एक लड़की में से 2 हो चुके हैं। ये 3:10 पर घटना अचानक हुई। हम लोग सोए थे और अचानक मतलब गाड़ी से पटरी से गाड़ी उतर गई। बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग, मतलब दो तीन डब्बे तो बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं और बाकी हम लोग क्या अचानक उतरे उसमें से, ट्रेन में से। 3 बजे रात को जो है वो खड़बड़ खड़बड़ करे लगा एकदम से, सर जो है मैं लड़ा लगा छत में। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी पलटे लगी तो हम लोग 5 नंबर डिब्बे में रहे, बच गए जो है, माने तो जो है दरवाज़ा खोला जाए खुलबे न करे, बाहर निकल के आए कोई तरीके से। तो उसके बाद जब देखा तो जो है पूरी गाड़ी से ध्वस्त रही, एकदम से ख़त्म। 4-5 आदमी हमारे जो है लापता हैं, वही ढूंढत हैं इस समय है आचार्य जी हमारे। अरे बहुत बड़ा हादसा है, जो हमारा दिल दहल हुआ, हम तो हिम्मत नहीं पड़ा था कि जाके देख लिए हुआ। अरे महाकाल स्वामी जो है बचाई ली, नहीं तो सब लोग को लाई जीती, कोई बचता रहा नहीं। हम लोग जग रहे थे, हम लोग लखनऊ में उतरने वाले थे, हम लोग सोचे थे लखनऊ में हम लोग उतर जाएंगे, फिर अपना क्या अयोध्या होके फिर बहराइच चले जाएंगे। और हम आ रहे थे वहाँ से, हम 8 में थे और मेरे मम्मी पापा जो वो 5 में थे, तो उनके पास आ रहे थे और रास्ते में इतने अचानक झटका हुआ और हम गिर पड़े सर के बल, थोड़ा सा सर में हल्की सी चोट लगी और फिर मम्मी पापा के पास आके देखे तो आगे देखा कि डिब्बा टूटा था मेरा, और फिर हम लोग किसी तरह उतर के नीचे आए हैं। हम लोग S3 में थे, जो जमीन में ढट गया तो हल्का फुल्का चोट लगा, बाकी चप्पल जूते ये सब गायब हुए हैं। बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था, जब हादसा हो गया तब हम लोग बाहर निकले। तो पीड़ितों का दर्द है, जो बता रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने कैसा महसूस किया और चंद मिनटों में किस तरीके से, चंद पलों में पूरा का पूरा डब्बा क्षतिग्रस्त था। जो लोग उनके साथ थे वो हमेशा के लिए सो चुके थे। बहरहाल जब हम हादसों की बात करते हैं तो हम बीते स्मरणों में भी जाते हैं और हम देखते हैं कि अब तक हमारे देश में कितने बड़े ट्रेन हादसे हो चुके हैं। 10 बड़े ऐसे हादसों का जिक्र हम यहाँ पर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं। 1995 अगस्त की अगर बात की जाए, फिरोजाबाद में बड़ा हादसा, 358 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2 अगस्त 1999 को कटिहार में जो हादसा हुआ उसमें 268 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। साथ ही साथ अगर हम साल 1998 की बात करें तो 26 नवंबर को पंजाब रेलवे ट्रैक पर जो हादसा हुआ था, 212 लोगों की जान गई थी उस हादसे में। वहीं 28 मई 2010 को मोदिनीपुर में 170 लोगों की मौत हुई थी। उधर 23 दिसंबर 1964 रामेश्वरम रूट पर हादसा हुआ था, 150 लोगों की मौत हुई थी। 10 बड़े ट्रेन हादसे हैं, एक के बाद एक। हम अगर आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़ा, मौतों का जो आंकड़ा है वो 200 से ऊपर ही था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे देश में अब तक बड़े ट्रेन हादसे होते क्यों रहे हैं, आखिर वजह क्या है? क्या आज भी रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जो मानक, जो मापदंड तय किए गए हैं, जो मानक तैयार किए गए हैं, क्या उन मापदंडों पर हमारी रेलवे, हमारी रेल व्यवस्था पूरी तरह से फिट नहीं बैठी है? या फिर अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें, जैसा कि कुछ वरिष्ठ ये भी बोल रहे हैं कि ट्रेन हादसे का शिकार तो हो सकते हैं, साथ ही साथ हमें दूसरे पहलू पर भी ध्यान देना होगा कि कहीं ये रेल हादसा किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। बहरहाल जांच चल रही है, जांच के बाद ही सही चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इतना ज़रूर है, इस रेल हादसे में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस बाद भी खबरें जारी हैं।
कानपुर देहात में हुए रेल हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 100 पार कर चुका है और सैकड़ों लोग अभी इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। इस हादसे ने एक बार फिर से इस मुद्दे को छेड़ दिया है कि आखिर ऐसे रेल हादसे होते ही क्यों हैं। बुलेट ट्रेन का सपना देखने वाला हिंदुस्तान आखिर कब ऐसी घटनाओं से सीख लेगा? क्या ये घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक से होती हैं? क्या इंदौर पटना एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होना भी सिर्फ एक इत्तेफाक था? आखिर ऐसी घटनाएं बार बार होने के बाद भी क्यों सीख नहीं लेते हैं हम? आपका अपना चैनल सुदर्शन न्यूज इस घटना को पूरी जिम्मेदारी से सुबह से आपके सामने रख रहा है और हमारी संवेदनाएं भी इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के साथ हैं। लेकिन सुबह 3:30 बजे से लेकर अब तक आपने चैनल बदल कर पूरी घटना देख ली होगी। तमाम चैनल्स और समाचार पत्र बिना किसी जांच के ही इस नतीजे पर भी पहुंच गए हैं कि इस घटना के लिए रेलवे की व्यवस्थाएं ही जिम्मेदार हैं। हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बयान को जरा एक बार ध्यान से सुनिए और उसके बाद सोचिए कि क्या सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता है। मेरे संज्ञान में इस तरह का बड़ा हादसा जब होता है तो 100 के लगभग लोगों की मृत्यु होना ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि 14 पटरियों के उलटने का 14 उनका बोगियों के उलटने का ये क्या कारण हो सकता है? कई बार 1-2 बोगी उलटती हैं किसी जर्क के कारण से या किसी वो जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसके ढीले हो जाने के कारण से, लेकिन एकदम 12-14 बोगियों का पटरियों से उतरना ये अपने आप में इस बात की शंका करता है कि क्या या तो ट्रैक टूटा है या कोई उसके पीछे केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय को बदनाम करने के लिए कोई कोशिश की गई है। क्या बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये रेल की पटरी क्रैक हुई है तो फिर इस लाइन पर तो आगे बहुत हैवी ट्रैफिक आने वाला है, क्योंकि इसी पर से शताब्दियां चलेंगी, इसी पर से और भी तेज गाड़ियां 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। तो ये एक ऐसी बात है जिस पर रेल मंत्रालय को तुरंत ध्यान देना चाहिए और पूरे ट्रैक का एक पुनरीक्षण जल्दी से जल्दी कराना चाहिए और जहां कहीं भी थोड़ी सी भी त्रुटि हो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए। तो डॉक्टर जोशी के बयान पर तमाम राजनीतिक दलों में हाय तौबा मच गई है। लोग अलग अलग तरीके से इसे परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले आपने जो डॉक्टर जोशी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया, डॉक्टर जोशी के बारे में भी जरा आप सुन लीजिए कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। अटल सरकार में केंद्र में मंत्री रहे हैं और वर्ष 1990 में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर इतना तजुर्बेकार राजनेता इस बात की आशंका जाहिर करता है कि मौजूदा परिदृश्य में सरकार ने अपना पूरा ध्यान विमुद्रीकरण पर लगा रखा है और केंद्र सरकार को मुद्दे से भटकाने और बदनाम करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो इस पर हाय तौबा मचाने के बजाय जांच होने तक का इंतजार करना चाहिए। सुदर्शन न्यूज डॉक्टर जोशी के बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन डॉक्टर जोशी के इस बयान को जांच के दायरे उनके इस बयान ने जांच के दायरे में एक नया मोड़ जरूर ला दिया है और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर इस घटना के राजनीतिक एंगल की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने इस रेल हादसे के बाद बुलेट ट्रेन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं, उससे यही लगता है कि नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को मिल रहे समर्थन से ध्यान भटकाने के लिए इस हादसे ने एक मसाला दे दिया है। लेकिन ये जनता है जो सब जानती है, उसे नियत को समझने और परखने के लिए किसी के विचार की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ये भी एक मुद्दा जरूर है कि बड़ा रेल हादसा हुआ है। इस रेल हादसे में लोगों ने अपनों को खोया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनों के लिए जिंदगी की गुहार लगा रहे हैं। हमारी संवेदना उन परिवारों के साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जांच के बाद हकीकत सामने आएगी कि यह हादसा वाकई एक हादसा था या फिर साजिश। चलिए, प्राइम टाइम में अभी बस इतना ही, लेकिन चलते चलते बहुत खास चीजों के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। दरअसल 2017 का चुनाव विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है जीत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। क्या कुछ खास उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, चलते चलते आपको उसी के साथ छोड़ जाते हैं। मुझे बताया गया कि आप सुबह 10 बजे से आना शुरू कर दिया था,
घंटों से आप इंतजार कर रहे हैं। आप इतना कष्ट उठा करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आज सुबह ही कानपुर के पास रेल दुर्घटना के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो गई, अनेक लोग घायल हो गए। भाइयों बहनों, राहत के हर बचाव के हर काम चल रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस दुर्घटना की पूरी जांच तो होगी ही, लेकिन जो घायल है, जिनकी मौत हुई है, उन सबके परिवारों की आर्थिक सहायता, घायल लोगों की सारवार की चिंता, रेलवे की पूरी शक्ति लगी हुई है। लेकिन इस जो घटना घटी, जिन जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन सब के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं, मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। और भाइयों बहनों, आज मैं थोड़ी देर पहले यहां पड़ोस में ही भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आरंभ करके आपके बीच आया हूं। 2 प्रमुख कार्यक्रम थे। एक था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 2022 में जब हमारा देश आजादी के 75 साल मनाता होगा, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के पास अपना खुद का घर होना चाहिए, ये संकल्प लेकर के मैं काम कर रहा हूं। और इसलिए आज आगरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुझे शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। 267 वर्ग फीट का घर, और पहली बार हमने जो इलाका है, उस इलाके के लोगों की आदत जिस प्रकार के घर की है, जिन प्रकार की चीजों से वो घर बनाते हैं, ऐसी लचीली व्यवस्था करके घर बनाने का एक बीड़ा उठाया है। और घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं, घर भी यानी एक डिब्बा खड़ा कर दिया, डिब्बा, और परिवार वालों को डिब्बे में बंद कर दिया, ऐसा नहीं। ग्रामीण आवास योजना के तहत पूरे देश के लिए योजना को आज उत्तर प्रदेश की आगरा की धरती से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। हमने घर ऐसा भी बनाना तय किया है जिस घर में बिजली भी हो, खाना पकाने की व्यवस्था हो। इतना ही नहीं, उज्ज्वला